तो अब ये पहला लेक्चर जो था उसमें हम लोग देख चुके थे कि जूट जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा किस किस एरिया में पाया जाता है, जूट से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। इस वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं, ठीक है, जो जूट के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। वो कौन कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से जो जूट का प्रोडक्शन है वो इंडिया में सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल रीजन में या कोलकाता रीजन में पाया जाता है। इसकी वजह से ये चीज सब चीजें इस वाले टॉपिक में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, पहला है फैक्टर प्रमोटिंग जूट इंडस्ट्री। वो कौन कौन सा फैक्टर है जो जूट इंडस्ट्री को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है रॉ मटेरियल। अब ये रॉ मटेरियल होता क्या है, वो रॉ मटेरियल मतलब कि इंडस्ट्री को जूट चाहिए, और जूट जो है इजिली कहाँ अवेलेबल है, तो जूट जो है वो वेस्ट बंगाल वाले रीजन में इजिली अवेलेबल होता है, वहां पे उसका प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। अब यही हम जानना है इसमें कि यहाँ पे प्रोडक्शन जो होता है जूट का क्यों होता है। देखिए, जो जूट है वहां पे यहाँ पे पाया जाता है हुगली वैली, और यहाँ पे गंगा डेल्टा एक रीजन है। जो हुगली वैली है वो रिच फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल है, ठीक है, क्योंकि ये गंगा डेल्टा बेसिन है, और यहाँ पे हर साल जो होता है गंगा कुछ न कुछ नया लेयर ऑफ सॉइल का क्या क्या करती है, फॉर्मेशन करती रहती है। और उसका दूसरा है गंगा डेल्टा एक रीजन। जो गंगा डेल्टा रीजन है वो जो गंगा रिवर है वो हर साल कुछ न कुछ कूड़े कचड़े हर साल अपने साथ लेके आती है, और यहाँ पे इकट्ठा करते जाती है हर साल। और हर साल नया लेयर ऑफ सॉइल क्या होता है, फॉर्म होता है, जो क्या करता है जूट के प्रोडक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है। ये इन वाले रीजन में जो मिनरल्स की क्वांटिटी होती है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिसको पोटेशियम भी बोलते हैं, ठीक है। ये तीन जो मिनरल्स होते हैं जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं जूट के, ये तीनों यहाँ इस रीजन में बहुत रिच अमाउंट में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जूट का प्रोडक्शन जो होता है बहुत ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे दूसरा फैक्टर है कि सॉइल जो होता है यहाँ पे एलिवेल सॉइल पाया होता है। और ये जो एलिवेल सॉइल है, एलिवेल सॉइल का कौन सा टाइप पाया जाता है, खादर। देखिए, एलिवेल सॉइल दो टाइप का होता है, एक खादर होता है, एक भांगर जिसको बोलते हैं हम लोग, या बांगर जिसको बोल सकते हैं हम लोग। तो जो खादर होता है वो न्यू लेयर ऑफ सॉइल होता है, और जो बांगर होता है वो ओल्ड लेयर ऑफ सॉइल होता है। तो बांगर उतना फर्टाइल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन खादर जो लेयर होता है, ठीक है, वो नया लेयर बना होता है, तो बहुत ही ज्यादा रिच अमाउंट ऑफ मिनरल्स होता है, और उसकी जो फर्टिलिटी होती है बहुत ही ज्यादा होती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे एलुवियल सॉइल पाया जा रहा है। एलुवियल में किस टाइप का सॉइल, खादर। तो खादर के वजह से यहाँ पे ये जो फर्टिलिटी है इसकी बहुत ही ज्यादा होती है। और यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो होता है ये जो है एक एलुवियल सॉइल है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जितने भी वेस्ट मटेरियल लाए जा रहे हैं फ्लो करा के, वो यहाँ पे आके जमा कराते हैं। इसीलिए यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा। इसको सुंदरबन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सुंदरी ट्री पाई जाती है, इसी की वजह से इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ गया, ठीक है। देखिए, तो सॉइल में कौन सा सॉइल पाया जा रहा है, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल की वजह से जो खाद, और वो भी एलुवियल सॉइल में कौन सा टाइप पाया जा रहा है, खादर। तो खादर की वजह से ही यहाँ पे जो जूट का प्रोडक्शन है वो बहुत ही इनहांस हो जाता है। इनमें कौन कौन सा मिनरल पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये पोटेशियम, या इसको पोटास भी बोलते हैं। जिसकी वजह से इसकी फर्टिलिटी क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, और इससे जूट का प्रोडक्शन क्या होता जाता है, इनहांस हो जाता है। तीसरा जो फैक्टर है वो गुड क्लाइमेट कंडीशन, ध्यान देने वाली बात है। देखिए, जो बंगाल रीजन है वहां पे, ठीक है, वहां पे बारिश जो होता है, वहां बारिश होने के चांसेस जो होते हैं बहुत ही ज्यादा होता है। जो वेस्ट बंगाल है वो देखिए समुद्र के किनारे, मतलब सी एरिया में है, और वहां से मात्र कुछ ही 100 किलोमीटर के दूर पे हम लोग जानते हैं कि चेरापूंजी रीजन है, जो यहाँ पे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो हर साल, और मानसून के टाइम में तो सबसे ज्यादा बारिश वहीं होती है पूरे वर्ल्ड में। देखिए, तो इसकी वजह से करीब होने की वजह से वेस्ट बंगाल के यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो ह्यूमिड होता है। अब ह्यूमिड क्लाइमेट वही होगा जहां बारिश होगी और टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा। तो जहां टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाए और क्लाइमेट क्या हो, ह्यूमिड नेचर हो, और उसमें क्लाइमेट में क्या हो, या उस वेदर में क्या हो, थोड़ा मॉइस्चर हो, उस एयर में क्या हो, थोड़ा मॉइस्चर, और टेम्परेचर क्या हो, बढ़ जाए। तो जहां भी टेम्परेचर ज्यादा रहेगा और आपका मॉइस्चर एयर में मॉइस्चर रहेगा, वहां पे क्या होगा, ह्यूमिड क्लाइमेट पाया जाएगा। और ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से जूट का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और रेनफॉल, यहाँ पे रेनफॉल देखिए कितना होता है, 175 से लेकर 200 सेंटीमीटर है।
जो सफिशियंट अमाउंट है जूट के प्रोडक्शन के लिए। तो इसकी वजह से यहाँ पे एविडेंट अमाउंट ऑफ क्या होता है, वाटर हमेशा अवेलेबल होता है। तीसरा जो होता है एविडेंट फ्रेश वाटर। अब ये भी ध्यान देने वाला है, जो फ्रेश वाटर होता है वो हुगली रिवर में इजीली अवेलेबल हो जाता है। और ये जो हुगली रिवर है उसके वजह से यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से यहाँ पे जो जूट है उसका डिमांड और बढ़ जाता है, क्योंकि जूट के लिए जूट में रैटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, उसको क्लीन करना पड़ता है और उसको डाइंग करना पड़ता है। अब रैटिंग, क्लीनिंग और डाइंग, रैटिंग का मतलब समझिए, रैटिंग जो होता है उसमें क्या करते हैं, जो जूट होता है, जूट का प्लांट, तो जूट के लीफ को से कोई मतलब नहीं होता, जूट का जो स्टेम होता है, तो स्टेम के बाहरी खाल को ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसमें जैसे मान लीजिए रस्सी है, ये इतना बड़ा जूट का प्लांट है, अगर इसको इमेजिन कर रहे हैं इतना बड़ा, तो इसमें से इसके बाहरी जो स्टेम का वो होता है, लेयर होता है, उसको निकालते हैं और उससे जो होता है रस्सियों से बनाया जाती है या जूट के प्रोडक्शन होता है, उसी का मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको हुगली रिवर के किनारे हम लोग कई दिन तक, 10 दिन 15 दिन तक उसको जूट के डंठल को ले जाके और ज्यादा रख देते हैं वहां पे, जिससे क्या होता है, रैटिंग में धीरे धीरे वो सड़ता है, और यानी पूरी तरीके से सड़ जाए, धीरे सड़ता है, जिससे क्या होता है 15 16 20 दिन बाद क्या करते हैं, उसके आगे वाले लेयर को क्या करते हैं, वो आसानी से निकाल लेते हैं, अपर लेयर को, और इसका, और उसके बाद से क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। जब इसको निकालते हैं तो कुछ गंदगियां भी रहती हैं, ठीक है, क्योंकि प्लांट जो होता है वो ऐसे फील्ड में पाया जाता है, तो उसके साथ और जो वाटर होते हैं वहां पर कुछ चीजें सड़ भी जाती हैं आसपास, तो उसको साफ करना बहुत जरूरी होता है, जिसको क्लीन करते हैं। और क्लीन करने के बाद से इंडस्ट्री में जो जाते हैं जिसको डाइंग। अब देखिए, डाइंग का मतलब होता है कलरिंग करना, और जो कलरिंग होता है वो इंडस्ट्री में हो गई। अब कलरिंग के लिए क्या किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की, और ये जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं सब हुगली रिवर में फ्लो होके चले जाते हैं। तो रेटिंग, क्लीनिंग, डाइंग, ये सारी चीजों जो सारी चीजें हैं, अगर ये हुगली रिवर नहीं होती तो यहाँ पे ये सब चीजें इम्पॉसिबल होता है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर तो रेटिंग वाला कर देता है, क्योंकि रेटिंग जो होता है वो बिना रिवर के, बिना एविडेंट अमाउंट ऑफ वाटर के पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए, पांचवा सबसे बड़ा फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। देखिए, ध्यान देने वाली बात है, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। बिना लेबर के कोई इंडस्ट्री वर्क नहीं कर सकता, चाहे वो मुंबई में जितने इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे दिल्ली में, चाहे कहीं भी देश के किसी भी कोने में हो। तो वैसे यहाँ भी अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर बहुत ही मायने रखता है। देखिए, अब अगर ध्यान से हम लोग इस चीज को देखें तो लेबर जो होते हैं सबसे ज्यादा अगर कहीं मिल जाएंगे हमको इजिली सस्ते में, तो वो होता है बिहार वाला रीजन। आज भी हम लोग देखते हैं कि बिहार से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके, मतलब कमाने, पैसे के चलते अपना घर छोड़ के और जाते हैं, मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, आसपास एरिया में कमाते हैं। तो जो बिहार रीजन है और उसके बाद से झारखंड रीजन, ये सब उड़ीसा और यूपी का ईस्टर्न पार्ट हो गया, और ये यहाँ से जो लेबर होते हैं इस इंडस्ट्री में इजिली क्या हो जाता है, अवेलेबल होते हैं, वो भी सस्ते दामों में। तो ये जो लेबर होते हैं इजिली अवेलेबल होते हैं, और वो भी एकदम कम रेट पे। इससे क्या होता है, इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन होता है और ज्यादा बढ़ जाता है, और जो डिमांड होता है जूट का और ज्यादा क्या होता है, बढ़ जाता है। देखिए, और छठा फैक्टर आता है चीप पावर। अब देखिए, चीप पावर का मतलब यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे ये मत कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है फ्यूल की। अब इंडस्ट्री चलेगी या तो दो चीज से, या तो कोयला से चले या तो इलेक्ट्रिसिटी से चले, और ये दोनों के दोनों चीजें जो है वो वेस्ट बंगाल में इजिली अवेलेबल है। आप वेस्ट बंगाल से थोड़ा सा हटेंगे, ठीक है, पहले इसकी हम ये देख लेते हैं हम लोग। तो जो चीप पावर वहां पे देखिए, दामोदर वैली इलेक्ट्रिक ग्रिड। ये जो दामोदर वैली इलेक्ट्रिक ग्रिड है, ध्यान समझिए, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना इजिली आसानी से हो गया। देखिए, ये जो दामोदर वैली प्रोडक्ट है ये झारखंड रीजन में है, ठीक है, और झारखंड में झरिया जो है बोकारो रीजन हो गया, रानीगंज जो वेस्ट बंगाल का रीजन है, ये सारे कम से कम 8 से 9 डिस्ट्रिक्ट में ये बिजली का सप्लाई करता है। और आसपास के जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है सब में जो होता है ये इजिली सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी का। और ये जितने यहाँ पे जितने भी मिल है उन सारे मिल का जो सप्लाई होता है लगभग इलेक्ट्रिक दामोदर वैली इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से ही होता है, ठीक है। ये जो दामोदर वैली इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसको वर्ल्ड बैंक गवर्न करता है, इसका वर्ल्ड बैंक से रिलेशन, और इसको प्रोडक्शन करने में लगभग 3000 करोड़ रुपए लग गए थे।
ये कुछ डाटा है जो ध्यान देने वाली बात है। तो जो चीप पावर है, ठीक है, वो इजिली अवेलेबल हो जाता है दामोदर वैली इलेक्ट्रिक ग्रिड से। उसके बाद से एक और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके अलावा एक और फ्यूल हो सकता है कोयला। अब देखिए, अब वेस्ट बंगाल से थोड़ा सा और इधर आएंगे आप तो एक स्टेट है झारखंड, और झारखंड जो होता है वो एविडेंट अमाउंट ऑफ कोयला, मतलब वहां पे कोयला की भंडार है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है अगर फ्यूल की जरूरत है तो कोयला जो होता है वो आसानी से जो होता है झारखंड और वेस्ट बंगाल रीजन में मिल जाता है। अब यहाँ से जो कोयला है, जैसे वेस्ट बंगाल में रानीगंज, झारखंड में झरिया हो गया, बोकारो हो गया, यहाँ लिखते हैं बोकारो रीजन, तो झरिया रीजन, बोकारो रीजन, ठीक है, ये रानीगंज वाला रीजन, ये यहाँ पे बहुत अमाउंट, ज्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। और ये जो कोयला होता है इजीली अवेलेबल है। देखिए ज्यादा दूर नहीं, मतलब 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर दिए तो आसानी से कोयला जो होता है इंडस्ट्री के आसपास एरिया में आ जाएगा। इसलिए जो होता है यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो एरिया है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, और जो क्या करता है, जूट के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। 8वां सबसे बड़ा फैक्टर है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए गंगा भी इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, ब्रह्मपुत्र भी लार्जेस्ट रिवर है, और इसके जितने भी ट्रिब्यूटरीज है, अब और उसके बाद से ये जितने भी ट्रिब्यूटरी है जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, अब ये इतनी बड़ी बड़ी रिवर है कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी नाव चल सकती हैं, और ये जो नाव होती है ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। यहाँ से कोई भी सामान अगर पहुंचाना हो तो इजीली क्या कर सकते हैं, इस रिवर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। छोटी, चाहे वो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो फ्यूल की रिक्वायरमेंट हो, चाहे किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट हो, वो इजीली क्या कर सकता है, हम लोग हो सकते हैं। इसके अलावा कोलकाता जो होता है वो मेन सेंटर है रेलवे लाइन का, रोड का। कोलकाता जो वो हब है रेलवे लाइन का, वहां से सीधे रेलवे लाइन से जुड़ के और क्या कर सकते हैं, हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोयला मांगा तो सीधे हम लोग क्या कर सकते हैं, रेलवे के थ्रू, मालगाड़ी के थ्रू क्या कर सकते हैं, कोयला आसानी से हम लोग मंगा सकते हैं। अगर रोड के थ्रू किसी चीज का ट्रांसपोर्ट करना या मशीन का कोई पार्टी मंगाना हो, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग करना हो किसी चीज का, तो जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इजिली, ट्रांसपोर्ट जो होता है वहां पे इजिली अवेलेबल होता है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम लोग अपना काम आसानी से वहां कर सकते हैं। अब देखिए पोर्ट फैसिलिटी, देखिए कोलकाता जो है वो बिगेस्ट पोर्ट है, कोलकाता जो है वो बिगेस्ट पोर्ट है इंडिया का, और कोलकाता में पोर्ट की वजह से यहाँ पे पूरी दुनिया से कनेक्शन क्या होता है, एकदम इजीली बन सकता है। और यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हम शिप में हर एक सामान का क्या इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसीलिए जो जूट का प्रोडक्शन है इस रीजन में यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट की फैसिलिटी ज्यादा है। क्योंकि अगर प्रोडक्शन बढ़ गया और एक्सपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है तो हम लोग को उस चीज को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, और उससे क्या बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, और उसका सामान का जो कॉस्ट होता है बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे पोर्ट है यहाँ पे, उसकी वजह से जो जितने भी प्रोडक्ट हैं जो बन के तैयार हैं उनको इजीली क्या कर सकते हैं हम लोग आउट ऑफ द वर्ल्ड या पूरे वर्ल्ड में जहां जहां जिस देश में जिसकी रिक्वायरमेंट है वहां पे हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सब चीजें थी, चलिए ठीक है। अब देखिए एक और चीज है यहाँ पे, अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कि और कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सा फैक्टर है, ठीक है, जो जूट इंडस्ट्री को मतलब नीचे लेके जा रहे हैं, मतलब क्या क्या डिसएडवांटेज है जूट इंडस्ट्री में जिसको लेके हम क्या कर रहे हैं नीचे, मतलब जिससे क्या हो रहा है जूट इंडस्ट्री मतलब अब थोड़ा नीचे जा रहा है, वो अभी हम लोग देखते हैं।